नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स एंड सिक्स्थ पेपर की है हमारी 16th क्लास है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, इन बुक पे बेस्ड है। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो अपन सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे हैं यूपी में नेचुरल रिसोर्सेज और उसमें सॉइल है ना। अगली 3-4 क्लास में भी अपना यूपी की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यूपी का एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। डन। तो हमने उत्तर प्रदेश में मृदा के प्रकार पढ़ लिए और उसके क्या लाभ हैं वो पढ़ लिए। सरकार ने क्या प्रयास करे हैं मृदा संरक्षण के वो पढ़ लिए। मृदा में क्या कमियां हैं वो पढ़ ली है ना। ये 4-5 चीज़ें हम मृदा में पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश की सोइल में। जो हमने उत्तर प्रदेश की सोइल में कमियां पढ़ी थी उसमें एक कमी मृदा अपरदन या सोइल इरोजन, उस पर सेपरेट क्वेश्चन वैसे भी चांस थे और आया भी है ना। और इस पर फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हमने समझना है अच्छे से। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन और उसके कारक लिखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहले तो आप बताओगे कि मृदा अपरदन होता क्या है इंट्रोडक्शन में। फिर लिखोगे उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, प्रभावित क्षेत्र। फिर लिखोगे उसके कारण, क्या कारण है ना। अगर पूछा कि उसके मृदा अपरदन और कारण लिखिए तो ये आपने लिखना है। स्पेस बचेगा नहीं, अगर बचा तो फिर हम उन कारण का समाधान और उन सब पे एक आध लाइन अपना लिख सकते हैं, या हम अपना जो कंक्लूजन है उसी को थोड़ा वे फॉरवर्ड पॉजिटिव बना के लिखेंगे तो वो समाधान का काम करेगा। ठीक है। तो पहले तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन, बहुत बड़ी नहीं लिख पाओगे तो छोटी डेफिनेशन है ना, कि सोइल इरोजन रेफर टू द डिटेचमेंट एंड रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सोइल। मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसकी टॉप फर्टाइल सोइल का हट जाना मृदा अपरदन है ना। कैसे हट जाना, बाई नेचुरल एजेंट। तो आपने बस हमने परिभाषा किसी भी चीज की हो, क्या तरीका बताया है, कीवर्ड टॉप फर्टाइल सोइल का हट जाना। किस वजह से हट जाना, नेचुरल एजेंट, जैसे पानी, हवा। दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन है ना। अब उसे आप अपनी किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से लिख लो। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो, देखो जल वायु जैसे, सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 लिख दो आप तो। जल वायु जैसे प्राकृतिक कारकों द्वारा ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का अलग हो जाना, हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। परिभाषाएं आप मजे से बना के लिखना। आप ये वाला कल्चर आपको छोड़ना पड़ेगा कि सेम टू सेम रटने की कोशिश कर रहे हैं लाइन बाई लाइन, और वही लाइन बाई लाइन हम एग्जाम में लिख के आएंगे। हैबिट डलवा दी ना स्कूल में, कॉलेज में, उन्होंने हमेशा ऐसे ही करवाया है कि इमला बोला है या फिर सेम टू सेम लाइनें बता दी कि यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लो, लिख लो। और जिस बच्चे ने थोड़ा भी इधर उधर लिखने की कोशिश की तो उसको फिर टोक दिया कि नहीं तुमने गलत लिखा है। तो आपको आदत डाल दी गई है याद करने की, ना कि समझना और फिर बना के लिखना। ये हैबिट आपकी खत्म हो गई है। और इस एग्जाम में यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में यही सबसे ज़्यादा काम आने वाली थी कि आपने परिभाषा समझ ली कि भाई मृदा का प्राकृतिक कारकों से हट जाना मृदा अपरदन है। अब आप अपनी भाषा में जैसे चाहो वैसे लिख पाओ। मेंस के एग्जाम में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जिस किसी ने किसी ढंग के स्कूल में पढ़ाई करी होगी, और वहाँ पे वैसे तो हमने जितना भी देखा समझा है ज़्यादातर स्कूलों में यही है, सेम ही है ना, रटाया जाता है। चलो, तो एक इंट्रोडक्शन पता चल गया हमें मृदा अपरदन क्या है। अब देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये जीएस फर्स्ट पेपर में काम आ सकते हैं, ज्योग्राफी में प्री में काम आ सकते हैं। हमें बस सीधे यहाँ क्या पढ़ना था, मृदापन की एक परिभाषा इंट्रोडक्शन में, फिर उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र, और फिर कारण, और अगर जगह बची तो समाधान। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है ना। लेकिन मृदा अपरदन के कारण से पहले मृदा अपरदन के प्रकार क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने में ये हेल्पफुल है। हमें नहीं पता कि आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ी हो या नहीं पढ़ी, तो हम सेफ साइड आपको ये बता दे रहे हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखी है वो बिना इसके भी आगे का टॉपिक समझ जाएंगे। तो मृदा का अपरदन ऊपरी परत कई तरह से हट सकती है भाई, आप बताओ।
बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई तो पानी में बह गई, हो गया मृदा अपरदन। बहुत तेज हवा चली, आंधी में उड़ गई, हो गया मृदा अपरदन। ऊपरी परत का हट जाना, उपजाऊ ऊपरी परत का हट जाना ही तो मृदा अपरदन है ना। तो ये वाटर इरोजन हो सकता है। और वाटर इरोजन कई टाइप का होता है। फिर जब हम उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पढ़ेंगे तो हमें वहाँ बताना है कि इस क्षेत्र में ये वाला मृदा अपरदन है, तो वहाँ हमें ये नाम काम आएंगे, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन, है ना। तो इसलिए इनकी बेसिक समझ जरूरी है, तो हम उसको देख रहे हैं। देखो स्प्लैश इरोजन क्या होता है। पानी वाले इरोजन कई तरह के हैं, अपरदन तो क्या क्या है। जैसे ये मिट्टी है, इसमें ऊपर से तेज बूंद पड़ती है, तो क्या वो मिट्टी को लूज नहीं कर देती। अगर कोई बारिश में ऐसे चला जाए तो सर पे बूंदें पड़ती हैं, चोट लगती है ना। जैसे हमको चोट लग रही है तो वो मिट्टी में भी तो फोर्स लगा रही है। तो मिट्टी पे बूंदों का टकराना और उससे मिट्टी का लूज हो जाना, ये क्या कहलाता है, स्प्लैश इरोजन। टॉप लेयर को उसने डिटैच कर दिया। हमने बताया था कि दोनों चीजें शामिल हैं, उसको डिटैच कर देना और रिमूव कर देना, है ना। तो अब हवा या पानी चलेगा, वो रिमूव कर देगा। स्प्लैश इरोजन क्लियर है। फिर है सीट इरोजन। अब वहां पे पहले ये मिट्टी अलग हो गई, डिटैच हो गई, बारिश की बूंदें गिर गिर के, है ना। अब पानी आया तो ये सारी लेयर बह गई, तो उसको क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। क्लियर है। इसके बाद में फिर से बता दें, ये एक्स्ट्रा है, हमें इसे क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गुली इरोजन ये शब्द यूज करने हैं आगे अपने। तो एक तो ये था कि हम मान लेते हैं आपने जीएस फर्स्ट पेपर पढ़ा है तो आपको ये आते होंगे, और दूसरा कि हम आपको बता देते हैं, ज्योग्राफी में, मेन ज्योग्राफी में इसको पढ़ा जाता है। रिल इरोजन क्या है, जब ये सतह पे पानी बहता है तो सारी जगह की मिट्टी सेम तो नहीं है। कहीं कहीं की मिट्टी जो ज़्यादा कमज़ोर होती है वहाँ छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती हैं ऐसे, तो इस पूरे इलाके का पानी यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये जो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, फिर इनसे पानी बहता है, तो फिर तो बस उस नाली में ही इरोजन होगा, मिट्टी इधर काटेगी इधर काटेगी, ये वाले इलाके बच जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिल इरोजन। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, जब ऊपर से नदी निकलती है ना बर्फ पिघल के, तो वो कई धाराओं में आती है, तो पहले वो क्या करती है, रिल इरोजन, ये रिल इरोजन हो गया। फिर इसमें से भी कोई एक जगह जो ज़्यादा कमज़ोर होती है तो बाकी आगे वहीं पे मिल जाती है, फिर एक ही में होके जाने लगती है, तो क्या हो जाता है, गुली इरोजन। और आगे जाके मान लो ये तीनों भी सेम हो गई, फिर ये तीनों भी सेम हो गई, ये गुली भी आपस में जाके मिल जाती हैं, तो एक नदी की वेल डेवलप वैली बन जाती है, नदी की घाटी बन जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी नहीं है, यहीं पे तक रह गए, ये वाली स्टेज आई नहीं, तो वहाँ तो बहुत सारी वैली होंगी। यहाँ पे वैली, तो जहाँ भी वैली होगी वो गड्ढा बनता चला जाएगा, तो ऐसी ज़मीन हो जाएगी, यहाँ वैली गड्ढा बन गया, यहाँ ऊंचा स्थल, फिर यहाँ गड्ढा बन गया ऊंचा, अंडुलेटिंग सरफेस, उबड़ खाबड़ सरफेस बन जाती है। इसी को तो बोलते हैं बीहड़, चंबल के बीहड़। वहाँ पे गुली इरोजन बहुत ज़्यादा है, तो अब इसको हिंदी में अवनालिका अपरदन बोलते हैं। तो पता चल गया ये इरोजन, वाटर इरोजन कितने तरह का है। बूंद गिरी, उसने फोर्स से मिट्टी को तोड़ दिया, डिटैच कर दिया, स्प्लैश इरोजन। पानी का बहाव आया, बहा के ले गया, सीट इरोजन। तो जो पानी बहा के ले जा रहा था उसे कमजोर भाग जहाँ मिले उसने छोटी छोटी नालियां बना ली, तो रिल इरोजन। वो छोटी नालियां आपस में मिलकर बड़ी हो गई, तो गुली इरोजन। और बाद में गुली आपस में मिलकर फिर वैली बना देगी, है ना। फिर उसमें वर्टिकल इरोजन और हॉरिजॉन्टल इरोजन होता रहेगा अलग अलग स्टेज के हिसाब से। ओके, तो ये जो पानी तोड़ रहा है इनको, वो कुछ तरीके भी यूज कर रहा है। ऐसे होता है, देखो जैसे इस डायग्राम में दिखाया ना, ये रिल बनी हुई है, रिल ने आपस में फिर ये गुली बना ली गई, और बाद में तो नदी जाती रहेगी फिर घाटी बना के, तो वो नदी का इरोजन होता रहेगा। इसमें प्रोसेस कौन कौन सा यूज हुआ वाटर इरोजन में, देखो तो जब पानी बह रहा है तो पानी में एक प्रेशर होता है ना, प्रेशर, है ना। कोई कोई कहीं पे कुछ कूड़ा है, कुछ है, तो बाल्टी भर के पानी डाला, सब बह गया,
क्योंकि पानी में एक फोर्स है। तो जब इस घाटी से होकर पानी जा रहा है तो वो अपने फोर्स की वजह से इस घाटी को थोड़ा थोड़ा तोड़ता होगा ना। तो वो कैसा इरोजन, कौन सी प्रक्रिया से टूट रहा है? हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से टूट रहा है। साइड है उसकी वैली की जो रिवर इरोजन हो रहा है। रिवर कैसे कैसे इरोजन कर रही है? अपने फोर्स से, प्रेशर से अपनी ही घाटी को गहरा या चौड़ा करती चली जा रही है हाइड्रोलिक एक्शन से। दूसरा हो रहा है उसमें एब्रेशन। अब ये एब्रेशन क्या है? देखो दो चीजें, एब्रेशन एंड एट्रीशन। एट्रीशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आगे लिखा हुआ, दिस इज एट्रीशन। हम दोनों को एक साथ बता देते हैं। देखो एब्रेशन क्या है और एट्रीशन क्या है। मान लो ये नदी की घाटी है, बी शेप की होती है, कोई बात नहीं है, हमने ऐसे बना दी। तो एक तो पानी के प्रेशर से टूट रही है ये, वो तो क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरा इसमें जो ऊपर से कंकड़ पत्थर रह गया है, वो कंकड़ पत्थर भी तो यहाँ यहाँ टकरा रहे होंगे साइडों में, कि एक पत्थर यहाँ टकरा गया एक यहाँ, तो वो भी तो तोड़ रहे होंगे। तो पानी में जो सेडिमेंट है, जो रॉक पार्टिकल हैं जो कि अनसोलेबल हैं जैसे पत्थर, तो वो रिवर बेड को तोड़ते हुए चलते हैं। तो दूसरा जो ये इरोजन हो रहा है यहाँ पे नदी के द्वारा, वो कैसा हो रहा है? एब्रेशन। एक किससे हो रहा था? फोर्स की वजह से। एक जो नदी के बहाव के साथ पत्थर आके टकरा रहे हैं उसकी वजह से। तो जो नदी में पत्थर आ रहे हैं, क्या वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हैं एक दूसरे से, बोलते हुए कि कीप डिस्टेंस, टकरा मत जाना, या टकराते रहते हैं आपस में? टकराते रहते हैं ना, टकरा टकरा के खुद भी टूटते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एट्रीशन। रॉक पार्टिकल जो नदी में है उनका खुद ही आपस में टकरा के टूटते रहना, एट्रीशन। उनका नदी की घाटी को तोड़ना, एब्रेशन। और नदी के दबाव के द्वारा तोड़ना, हाइड्रोलिक प्रेशर। दूसरा सोच के बताओ। बहुत सी चीजें पानी में सोलेबल होती हैं, सोइल जो है वो वाटर सोलेबल है, तो क्या वो पानी में घुल के नहीं जा रही होगी? तो सॉल्यूशन। इन मेथड से ये हो रहा होता है। ये हमने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, इसकी अपन ने जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है। लेकिन स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, ड्रिल इरोजन, गुली इरोजन और बाद में सबसे लास्ट में रिवर इरोजन, ये इरोजन के स्टेप्स हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने वाटर इरोजन देख लिया। अच्छा, इसी में बाद में स्ट्रीम बैंक इरोजन है, जो तटबंधकों को तोड़ता रहता है। और अगर ये समंदर का क्षेत्र है, नदी का नहीं है, तो वहाँ पे भी तो पानी है। हम तो वाटर इरोजन देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोस्टल इरोजन होता है। कोस्टल इरोजन में थोड़ा ये मेथड की कोरेशन एंड कोरोजन, दो चीज़ें हो रही हैं। केमिकली डिजोल्व हो जाना कोरोशन है, और टकरा के जो उसमें कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उसका करना, तो वो कोरेशन है। तो वहाँ ये दो अलग शब्द यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन वहाँ पे भी होता है। वो कंप्लीट हो गया। अब है विंड इरोजन, ये भी कई तरह से करती है ना। एक कर रही है डिफ्लेशन। देखो यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, डिफ्लेशन, एट्रीशन, एब्रेशन, ये दोनों तो बता दिए। किसी बहाव में जाते हुए आपस में टकरा के टूटना, एट्रीशन। जब आगे जा रहे हैं तो रास्ते में जो भी चीजें आ रही हैं टकरा टकरा के उन्हें तोड़ देना, एब्रेशन। और उड़ के चले जाना हवा में, वो क्या कहला रहा है उसका? डिफ्लेशन। डन। तो ये अपने विंड इरोजन के तरीके हैं, ये भी हमने देख ली। बाकी ग्लेशियल इरोजन है और ग्रेविटी इरोजन है। ये यूपी में उतना काम नहीं आएगा, पहाड़ी इलाकों में काम आता है, जहाँ पे कि लैंडस्लाइड और ये सब चीज़ों की ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये हमने एक्स्ट्रा जान लिया। हमें पढ़ना क्या था? उत्तर प्रदेश में सोइल इरोजन, वहाँ क्या काम आएगा? सोइल इरोजन की एक डेफिनेशन। उत्तर प्रदेश में कहाँ किस प्रकार का सोइल इरोजन है और उसके क्या कारण है, और फिर क्या सॉल्यूशन है। ये तीन बातें हमें देखनी है। एक डेफिनेशन देखनी है, फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कौन सा इरोजन है वो देखना है, फिर उसके कारण देखने हैं, और फिर उसका समाधान देखना है। बीच में भी जो हमने पढ़ा वो एक्स्ट्रा था। आप यहाँ से समझो, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। डेफिनेशन हमें याद है कि नेचुरल फैक्टर जैसे कि वाटर, एयर के द्वारा जो सोइल की टॉप फर्टाइल लेयर है उसका हट जाना सोइल इरोजन है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एरिया इससे अफेक्टेड हैं ये हमें देखना है। एक मिनट जरा, ओके।
मैप इसमें नहीं है, तो आप जो हमने मृदा की समस्याओं वाला मैप पढ़ा था उसको आप यूज़ कर लेना। बाकी हम थोड़ा यहाँ पे हिंट कर देंगे कि आपने कैसे यूज़ करना है। देखना, जो साउथ वेस्ट यूपी है, ठीक, और जो बुंदेलखंड का इलाका है, साउथ वेस्ट वाला यूपी कौन सा बनेगा पता है? साउथ में और वेस्ट में ये वाला बनेगा जहाँ वो चंबल नदी बीहड़ वगैरह बना रही थी, है ना, इटावा औरैया ये सब जगह। और फिर कह रहे हैं बुंदेलखंड रीजन, ये कौन सा बनेगा? ये वाला रीजन बनेगा ना, बुंदेलखंड। तो यहाँ पे है रेवाइन या बेडलैंड बेल्ट, यानी कि यहाँ पे गुली इरोजन ज़्यादा हो रहा है, गुली इरोजन। उसी से तो बताया, उसी से तो बेडलैंड बनते हैं, बीहड़, बेडलैंड बीहड़ को बोल रहे हैं ना। कहाँ है, किन जिलों में? तो आगरा, इटावा ये लिख लोगे। फिर इरोजन का टाइप ये लिखा है, देखो गुली इरोजन है ना। बाकी रेवाइन, तो गुली इरोजन से तो रेवाइन बनेंगे, ठीक। कारण क्या है यहाँ पे? स्टीप स्लोप होना, डिफोरेस्टेशन होना, ओवरग्रेजिंग होना, उससे सॉइल कमजोर हो जाती है। अब जहाँ पे ओवरग्रेजिंग हुई है, डिफोरेस्टेशन हुआ है, वहाँ गहरा गड्ढा बन जाएगा, धीरे धीरे करके वहाँ बीहड़ बनने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का सॉइल इरोजन देख लिया, है ना, गुली या रेवाइन इरोजन, और वो किन इलाकों में है? साउथ वेस्ट यूपी में है यहाँ पे, और बुंदेलखंड के इलाकों में। फिर है हिमालय फुटहिल्स, ये वाला शिवालिक वाला जो इलाका है, यही मैप आप अपने नोट्स में बना लेना, वरना हम इसको लगा देंगे बुक में ऑलरेडी, है ना। दूसरा रीजन क्या आ रहा है इसमें? हिमालयन फुटहिल्स, भाबर तराई वाला रीजन, ये सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच। तो यहाँ तो हमने देखा पानी ज़्यादा भरा हुआ है सरफेस पे, है ना, बरसात भी ज़्यादा हो रही है, तो वो तो बह जाएगा, तो कैसा इरोजन होगा? सीट इरोजन। सीट इरोजन में बाद में क्या बनती है? रिल, है ना। उसके बाद में बनती है गुली, फिर गुली के बाद में बन जाता है रिवर की वैली। तो अगर वैली बन जाए तो फिर गुली, फिर वहाँ पे मतलब बीहड़ नहीं बनते फिर, क्योंकि वेल डेवलप वैली बन गई, तो पूरे इलाके में गुलीज नहीं बन पाई। तो यहाँ पे ये भी है रिवर, और जब एक बार वैली बन गई तो फिर तो वैली के किनारे किनारे इरोजन होता है, तो नदी के तटबंध का इरोजन होता है, रिवर बैंक का, है ना। तो रिवर बैंक इरोजन यहाँ पे है, ठीक है। सीट इरोजन, रिल इरोजन, रिवर बैंक इरोजन मिलता है यहाँ पे। कारण क्या है? हाई रेनफॉल एंड रैपिड रन ऑफ। अब ज़्यादा अच्छे से समझ आया ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया पहले बेसिक, उसके पीछे का बेसिक। बिना बेसिक पढ़े इसमें लग जाते तो कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे हो रहा है। फिर मिडिल गंगा प्लेन तो आपका रीजन हो गया, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ के आसपास के सब इलाके हैं ना, वहां पे भी सीट इरोजन एंड रिवर बैंक इरोजन हो रहा है। ईस्टर्न फ्लड प्लेन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पे रिवर बैंक इरोजन एंड लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन और वर्टिकल इरोजन, ये भी हम देखेंगे, लेटरल और वर्टिकल। जब नदी अपनी यंग स्टेज में होती है, पहाड़ से उतरी रही होती है, तो वो नीचे वैली को ऐसे नीचे ज़्यादा काटती है, गहरी गहरी घाटियां बनाती है, गोल्ज, कैनियन, ये सब पढ़े होंगे आपने। वर्टिकल इरोजन करती है, डाउनवर्ड कटिंग होती है ना। लेकिन जब नदी यहाँ मैदान में चली जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर नदी ऐसे चलती है घूम घूम के, है ना, मियांडर बनाती है। तो कैसे इरोजन कर रही है? इधर उधर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इरोजन। फिर गहराई में ज़्यादा नहीं काट रही, साइडों में ज़्यादा काट रही है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये लेटरल इरोजन जो है ये ज़्यादा है। वो पहाड़ का इलाका थोड़े ना कि नदी उतरेगी तो वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करेगी, है ना। मैच्योर स्टेज है वो तो नदी की, मैच्योर स्टेज में, और उसके आगे नदी मियांडर बनाती है और हॉरिजॉन्टल इरोजन ज़्यादा करती है। विंध्यन प्लेटू वाले इलाके में वहाँ पे देखना सीट इरोजन है, रेल इरोजन है। इसके अलावा एक नया पॉइंट क्या है यहाँ विंध्यन में, सोनभद्र, मिर्जापुर, माइनिंग ज़्यादा है। माइनिंग की वजह से जो सोइल है वो लूज हो जाती है, तो वहाँ पे ये माइनिंग एक मेन कारण है। स्टॉप इनस्टेबिलिटी, चूंकि वो विंध्यन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, छोटा हल्का पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे स्लोप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारे मिट्टी और जो बजरी है वो सब आ जाएगी बरसात के साथ नीचे।
स्लोप स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है वहाँ पे। ठीक, बाकी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये सब इरोजन कैसा हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जो हमने देखा पानी से, हवा से इरोजन हो रहा है, विंड ब्लो पॉकेट है कुछ सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी में, एओलियन इरोजन बोलते हैं उसको, है ना, ड्राई विंड की वजह से बहुत तेज आंधियाँ तूफान आते हैं, लू चलती हैं, ये सब है ना, देखा होगा आपने खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये हमने क्षेत्र देख लिए और वहां पे कौन सा इरोजन है वो देख लिया। ठीक है, सेम यही जानकारी नीचे यहाँ हिंदी में दी हुई है, तो आप इसको यहां से देख लेना। अब दूसरी चीज क्या आती है, परिभाषा देख ली, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में कौन सा इरोजन है वो देख लिया। आप चाहो तो यूपी के मैप में इसको दिखा सकते हो ना। अब क्या देखना है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इरोजन के लिए, क्यों हो रहा है इरोजन। देखो तो ये तो आप बता लोगे आसानी से, इरोजन हम है ना, हल्का आइडिया हमने लिया ही है। उसमें ऊपर की सोइल हट जा रही है, तो क्यों हट रही है भाई वो सोइल, पहला कारण है मानसून रेन। मानसून रेन काफ़ी हैवी रेन होती है, और अब तो हमने देखा था कि काफ़ी इरेटिक रेनफॉल हो गया है ना, कभी बहुत ज़्यादा कभी बिल्कुल नहीं। डन। तो मानसून रेन का एक पर्टिकुलर समय होने और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कौन सा इरोजन होगा, स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, ड्रिल इरोजन, गुली इरोजन, वो सब लिखा हुआ है। दूसरा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है ना। तो कहीं पे स्लोप है पहाड़ के किनारे, तो तेजी से बताना हॉरिजॉन्टल एरिया में ज़्यादा इरोजन होगा या ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ज़्यादा होगा ना, चूंकि ईजिली सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो उनके सहारे भी इरोजन ज़्यादा हो जाता है। इरोजन के कारण जानना है यूपी में क्या क्या है ना। सोइल के टाइप पे भी डिपेंड करता है ना। देखो जैसे एक सोइल है सैंडी, एक है लोमी, एक है क्ले। तो सैंडी सोइल में मोटे पार्टिकल होते हैं, दूर दूर होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, कंपैक्ट नहीं होते। और किले में तो आप मिट्टी उठाओगे पता भी नहीं चलेंगे, पार्टिकल ऐसे पूरा डिला आएगा उठा क्या है ना, पूरा एक ग्रुप आएगा सोइल का, जुड़े हुए होते हैं, और ये इसके बीच में सोइल हो गया फिर। तो आप सोच के बताओ इनमें से किसका जल्दी हो जाएगा, कौन ज़्यादा प्रोन है। जो सैंडी सोइल है वो ज़्यादा प्रोन है, इसके पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए ही नहीं है, तो पहले ये उड़ जाएगा, फिर ये उड़ जाएगा, फिर ये उड़ जाएगा। तो पड़ी होगी शक्ति, एकता में शक्ति होती है, ये कहानी तो पड़ी होगी। तो ये जुड़ी हुई है आपस में, इसमें शक्ति है, ये इसका इरोजन नहीं होगा आसानी से, ये जुड़ी हुई नहीं है इनमें, सबका धीरे धीरे इरोजन हो जाएगा, है ना। तो सोइल टाइप पे भी इरोजन डिपेंड करता है, रिवर की डायनामिक्स पे भी डिपेंड करता है। कोई नदियां अपना रास्ता बदलती हैं तो वो ज़्यादा इरोजन कर देंगे फिर, है ना। किसी में रिवर फ्लो में वाटर फ्लो कम है, किसी में ज़्यादा है। वेजिटेशन लॉस भी इसका एक कारण है, मतलब पेड़ पौधे इनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, अगर आप ये नहीं होंगे तो इरोजन और बढ़ जाएगा। इरोजन का एक कारण यहाँ पे ये भी है, मानसून वाले में जो मानसून वाला समय है उसका ठीक पहले का जो समूह है मानसून से पहले का, वो कटाई का समय है, फसलों की कटाई हो चुकी है और सारे खेत खाली हैं और बारिश हो गई, तो इरोजन ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना। तो मानसून इरेटिक है, वो सब तो समस्याएं हैं, ये भी एक समस्या है। हार्वेस्टिंग टाइम के बाद में आ गया और उससे पहले आ जाएगा तो फसल को काटने में समस्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी फसल। ये हमने नेचुरल फैक्टर देखे क्या क्या है। अब मैनमेड फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर या मानव जनित कारक क्या है। तो डिफोरेस्टेशन, मनुष्य लगातार जंगल को काट रहे है ना। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी है कि हमने पूरा जंगल तो साफ नहीं करा लेकिन उसमें पेड़ कम कर दिए, ठीक। तो क्यों, अपनी जो भी जरूरतें हैं उनका प्रेशर है। ओवरग्रेजिंग बताया, इससे जमीन जो है वो खुर की वजह से लूज हो जाती है, फिर उसका इरोजन आसान हो जाता है। अनसुटेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिस, देखो तो कैसे है, जैसे ये ढाल है पहाड़ का, यहाँ पहाड़ पे खेती करनी है तो क्या ऐसे जुताई करनी चाहिए, फिर तो तुमने पानी को रास्ता दे दिया कि लो बह जाओ ऐसे तुरंत नीचे। कैसे जुताई की जाती है वहाँ पे, कॉन्टूर प्लगिंग की जाती है या समोच्च रेखे जुताई की जाती है ऐसे, फिर उसके नीचे ऐसे, है ना। तो
इसका मतलब खेती करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। गलत तरह से करोगे तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, है ना। दूसरा, जमीन को ऐसे वो नहीं छोड़ते खाली कि उसमें कुछ नहीं है तो कुछ सनई ढैंचा ऐसे कुछ बो दिया फिर खेत में उसकी जुताई कर दी, क्योंकि खुले खेत में ज़्यादा इरोजन होगा क्योंकि सॉइल लूज रहेगी, है ना। तो ये कुछ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस भी है जिनकी वजह से इरोजन ज़्यादा हो रहा है। बाकी इरिगेशन का मिसमैनेजमेंट, कैनाल सीपेज है उससे पानी बह रहा है, फिर वो पर्टिकुलर जगह से जाते जाते दरार बना दे रहा है, फिर रिल बना दे रहा है, फिर गुली बना दे रहा है ना। माइनिंग अभी अभी हमने देख लिया, मैन मेड है। एनक्रोचमेंट, जो रिवर के एरिया है उनका एनक्रोचमेंट हम कर देते हैं, वहाँ जाके रहने लगते हैं। तो रिवर के जो पार्ट होते हैं ना, जो उसका ब्रेथ होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे दिखा दिया नदी बह रही है। ये जो नदी बह रही है इसकी ये चौड़ाई कहीं कहीं पे किलोमीटर में होती है, ऐसे 10-10, 12-12 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र में ये बहुत चौड़ाई है, उसके बीच में ऐसे द्वीप बने हुए हैं पूरे, है ना। और आप भी कभी कहीं नदी पार करते होगे, पुल वगैरह होता है तो इतना 500-1000 मीटर इतना पुल तो आपको मिलता है, तो वो नदी की चौड़ाई पे तो है तो पुल, है ना, कोई लंबाई पे थोड़ा ना बना हुआ है। तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये इतनी चौड़ी नदी है मान लो, तो ये बीच के एरिया में तो हमेशा पानी रहता है, यहाँ कभी पानी होता है कभी नहीं होता। मानसून के समय में होगा तो लोग यहाँ पे रहने लग जाते हैं, कुछ कुछ करने लगते हैं, पूरे एरिया का एनक्रोचमेंट कर देते हैं, है ना। फिर बाढ़ आती है तो यहाँ कुछ कुछ नुकसान हो जाता है। बाढ़ तो ना घर में आई है, तुम ही उसके घर में पहुंचो, इन सम केसेस, है ना। इसको सब जगह अप्लाई मत करना। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो रोड एम्बैंकमेंट विदाउट ड्रेनेज लेड टू कंसंट्रेटेड रन ऑफ। पुल बना दिया और उसमें निकासी का जल का रास्ता नहीं बनाया, तो देखा होगा कई बार कि जब बरसात होती है पुल पे से ऐसे बह के पानी आता है, पूरा रास्ता तो वही जाम कर लेता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कि सॉइल इरोजन हो रहा है। तो हमने यहाँ 2 बातें देख ली, बल्कि 3 बातें। हमने परिभाषा देख ली, एक बढ़िया सी छोटी सी डेफिनेशन, है ना। उसके बाद हमने क्षेत्र देख लिए, कहाँ पे कौन सा इरोजन है, और उसमें इरोजन के प्रकार भी देख लिए, क्षेत्र और प्रकार दोनों। फिर हमने कारण देख लिए। अब हमें क्या देखना है, समाधान। सॉइल इरोजन का क्या समाधान है। तो ये सब समाधान आपको पता है, देखो जल्दी जल्दी बताते हैं। नंबर 1, मल्चिंग और कवर क्रॉपिंग। देखो ये क्या है, जैसे ये मिट्टी है, खुली मिट्टी है, तो इसका हवा चलने पे उड़ जाएगी, पानी से बह जाएगी। तो अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसमें हमने किसी चीज से इसे कवर कर दिया, कई बार देखा होगा आपने कुछ ऑर्गेनिक मेटल भी डाल देते हैं, या कई बार तो ऐसे भी देखा होगा कि कुछ कुछ हिस्से को ढक दिया जाता है, ठीक। तो ये मल्चिंग कहलाता है। इससे अच्छा तो इसमें घास बो दो, बाद में जुताई कर देना, वो खेत में मिल जाएगी। सनई ढैंचा कुछ ऐसे टाइप हैं जो नाइट्रोजन रिच होते हैं। तो कुछ किसान ऐसे करते हैं, एक फसल बो ली, दूसरी बोने में टाइम है, तो इस बीच में क्या करें, खेत को ऐसे ही छोड़ दें तो इरोजन हो जाएगा। तो उसमें 1 महीने के लिए सनई या ढैंचा बो दिया और बाद में उसका उसी खेत में जुताई कर दी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, अब यूरिया डालना नहीं पड़ेगा, उसके बिना काम चल जाएगा। बाकी ओवरग्रेजिंग को रोकना, बता दिया, खुद से वो लूज हो जाती है सॉइल, है ना। अफोरेस्टेशन, वहां था डिफोरेस्टेशन की पेड़ कम कर रहे थे, यहाँ पे कि भैया अफोरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ, है ना। डिफोरेस्टेशन को कम करो, जो पेड़ काट रहे हो वो काटना बंद करो और नए पेड़ लगाना शुरू करो। डिफोरेस्टेशन को रोको और एफोरेस्टेशन करो। बाकी 3 चीजें ये हैं, खेती करने के तरीके बताए थे कि उनकी वजह से भी हो रहा है, कॉन्टूर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्लॉपिंग। इनमें अंतर क्या है थोड़ा सा ये समझ लो। जैसे टेरेस फार्मिंग तो आपको पता ही होगा, है ना, पहाड़ पे ऐसे धीरे धीरे सीढ़ीनुमा खेती करी जाती है, वो खेती का एक प्रकार हो गया टेरेस फार्मिंग। अब हम इसमें ऐसे करें खेत में कि ये एक पट्टी बनाई और इसमें यहाँ कोई और फसल, यहाँ कोई और फसल, यहाँ कोई और फसल। जो बड़ी फसल है वो पहले लगाई, क्योंकि पानी का सामना पहले वो करेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद में फिर बड़ी,
फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, पानी ऐसे गिरेगा ना। तो ये जो फसल है कई तरह की वो लगा देना, वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। और जुताई ऐसे ना करके ऐसे करो गोल गोल, ये क्या है, कॉन्टूर प्लगिंग। तो ये भी 3 मेथड ऐसे हैं जिनकी वजह से जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहां पे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है ना। बाकी रोक के कुछ डैम बनाए जाएं। एक ये भी है अच्छा मेथड, कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षण जुताई। ये क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं जो खेत की मिट्टी है उसे किससे ढक के रखो, वरना वो लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो इरोजन ज़्यादा हो जाएगा। अरे तो आप ये बताओ, आप इसकी जुताई करते हो, ट्रैक्टर चलाते हो ऐसे इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, तो फिर ये फिर लूज नहीं हो जाता, आप तो खुद ही लूज कर रहे हो। तो बोले भाई वो भी ज़रूरी है। एयर का कैसे फिर वो होगा, वरना पानी सॉइल के अंदर एयर भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, मिनरल भी होने चाहिए, तो एयर की मिक्सिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। और जो सॉइल में कुछ फसल है पिछली, तो वो भी सब मिक्स करनी है। डन। तो जुताई तो जरूरी है, टिलेज करना जरूरी है। तो उसको कैसे करना चाहिए, तो ये वाली ना करके, कन्वेंशनल मेथड ना करके, इस तरह से देखो कि जहाँ पे बीज लगाना है ये उसी हिस्से में जुताई करी जा रही है। ऐसी मशीन आ रही है, ये वाली मशीन नहीं आ रही जो सब में जुताई कर दी जाए, ये वाली कि ट्रैक्टर चलेगा तो कुछ ही कुछ जगह करेगी, और जहाँ जहाँ करा है उसी उसी जगह में, उसमें यहाँ पे बीज लगा होगा तो वो उसी में बीज डाल दी जाएगी। एक छेद करा बीज डाल दिया, छेद करा बीज डाल दिया। तो बस जहाँ बीज लग रहा है वहीं पे छेद करना है, बाकी पूरी मिट्टी सेफ है। तो दिस इज कॉल्ड संरक्षण जुताई या कंजर्वेशन टिलेज। ये भी अच्छा है ना। बाकी जीरो टिलेज फार्मिंग, ऐसे मेथड डेवलप किए जाएं कि जुताई के बिना पे भी फार्मिंग हो पाए ना। और कैसे होता है अपरदन, ये ज्यादातर अपरदन के तरीके कि सोइल को पलटी मत छोड़ो, पानी का बहाव रोक लो, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बाकी की जैसे मान लो हवा जो है, विंड है, वो इरोजन करती है, तो उसके रास्ते में पेड़ लगा दो, तो उसको क्या बोलते हैं कि हमने विंड ब्रेक लगा दिए या शेल्टर ब्रेक लगा दिए। तो विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक में देखो आप ऐसे पेड़ की कतार लगा दी जाती है पूरी। तो अब आपको समझ में आया, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी तो खेत के चारों तरफ ऐसे पेड़ लगा रहे थे कि वो भी सॉइल कंजर्वेशन कर रहा है। उसमें बताया था उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कई बार ऐसे सैंड फेंस लगा दिए जाते हैं, ये भी एक मेथड है। बाकी और छुटपुट की चीजें हो सकती हैं कि कंट्रोल ऑफ फ्लड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्मॉल डैम, पानी के बहाव रुक जाएगा तो फिर उससे होने वाला अपरदन खुद कम हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रेगुलेट करना चाहिए, उसमें तो खुद ही जमीन परती छोड़ के चले जाते हैं। जो रेवाइन और बेडलैंड बन चुके हैं, जहां अपरदन हो चुका है, उन्हें रिक्लेम करो। बताया था कैसे करो, जिप्सम की मदद से, लाइम की मदद से, ऐसे ना। बाकी उनका समतलीकरण करना पड़ेगा, लेबलिंग करनी पड़ेगी, चूंकि वो अंडुलेटिंग सरफेस हो गई है, उबड़ खाबड़ बीहड़ बन गए हैं वहाँ पे। बाकी क्रॉप रोटेशन प्रॉपर होना चाहिए, डिफरेंट क्रॉप वगैरह जो है, क्रॉप वगैरह वो ऐसे यूज करनी चाहिए। तो ये हमने इसमें पूरा एक सॉल्यूशन देख लिया। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें सॉइल वाला अपना कंप्लीट हो गया। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के 4 टॉपिक हमने देख लिए। कल हम इसको सिलेबस में देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो कल हम यूपी ज्योग्राफी में नया टॉपिक यूपी एग्रीकल्चर बचा है अभी, उसको पढ़ लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे उसको। और 2-3 दिन में अपना यूपी की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद यूपी का एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।